अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। प्रताप सिंह ने ये सनसनीखेज इत्तला मुझ तक पहुंचाई। आज बूटा सिंह के एक आदमी ने बताया है कि सन्नू बच्चे को लेकर एक अस्पताल में गई थी, लेकिन फिर फौरन वहां से उसे एक आदमी ले गया था। दरअसल बच्चे को नमूनिया था और डॉक्टरों ने कुछ ज़रूरी दवाइयां मंगवाई थीं। सन्नू ये दवाइयां नहीं खरीद सकती थी, इसलिए किसी ने उसे खून बेचने का मशवरा दिया था। वो खून बेचने के लिए पहुंची थी। यहाँ रजिस्टर में उसका नाम दर्ज है। मालूम होता है कि उसने खून दिया था, लेकिन बाद में एक मुखय्यर और हमदर्द शख्स ने उसे अपने साथ घर चलने को कहा था और वो बच्चे को लेकर उसके साथ चली गई थी। वो शख्स बड़ा खुदा तर्स बताया जाता है और जूते बनाने वाली किसी कंपनी का हिस्सेदार है। प्रताप सिंह ने बताया कि आज रात किसी वक्त बूटा सिंह अपने साथियों के साथ सन्नू और बच्चे का काम तमाम कर देगा। वो लाहौर किस चीज़ पर जाएंगे? मैंने जल्दी से पूछा। रघु अपने किसी जानने वाले की कार ले आया है। सुर्ख रंग की कार मकान के पिछवाड़े खड़ी है। कुल कितने आदमी जा रहे हैं? मैंने पूछा। बूटा सिंह का एक साथी इस मकान का पहरा दे रहा है जहां सन्नू मौजूद है। मेरा ख्याल है कि 3 अफराद यहाँ से जाएंगे। असला क्या है इनके पास? मैंने घड़ी देखते हुए कहा। जनाब, बूटा सिंह के पास रिवॉल्वर और खंजर है, जबकि इसके एक साथी के पास 12 बोर की राइफल है। इनके प्रोग्राम के बारे में तुम्हें कुछ पता है? मेरा ख्याल है जनाब कि बूटा सिंह राइफल के साथ कोठी के अंदर जाएगा, बाकी दोनों अफराद कार में मौजूद रहेंगे और अगर इन्हें मौका मिला तो सन्नू और बच्चे को कत्ल करने के बाद घर का भी सफाया कर देंगे। मैंने इसी वक्त कपड़े तब्दील किए और भागम भाग थाने पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैं टेलीफोन पर एसपी साहब को सूरत हाल से आगाह कर रहा था। वो लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर अंदर ड्राइवर जीप लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। लक्ष्मण का घर थाने से कोई 3 फलांग के फासले पर था और वह किसी वक्त भी लाहौर के लिए रवाना हो सकते थे, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि अगर वो चल पड़े तो मुझे इत्तला मिल जाएगी। मैंने एक आदमी को बड़ी सड़क पर खड़ा कर दिया था और ये सड़क थाने के करीब से ही गुजरती थी। अब मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक ये कि बूटा सिंह और उसके साथियों को यहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाए और बाद में इनसे सन्नू का पता मालूम किया जाए। दूसरा ये कि इस कोठी तक मुजरिमों का ताक़ुब किया जाए। पहला तरीका ज़्यादा महफूज था, लेकिन फिर वही हुआ जिसका खतरा था। सड़क पर मुतय्यन आदमी भागता हुआ आया और उसने बताया कि सुर्ख रंग की फोकस वैगन कार तेजी से बड़ी सड़क की तरफ गई है। इसमें 3 अफराद सवार हैं। एसपी साहब का ड्राइवर मोटी सी तोंद वाला सुस्तुल वजूद शख्स था। मुझे इस पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। करीबन 5 मिनट बाद जब वो थाने पहुंचा तो मैंने इसे फौरन जीप से उतारा और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। 6 आदमियों की पार्टी के साथ हम तेजी से सुर्ख फोक्स वैगन के ताक़ुब में रवाना हुए और जल्लू मोड़ पर इसे जा लिया। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। कुछ फासले से हमने कार का ताक़ुब जारी रखा। कार शहरी आबादी में दाखिल हुई और मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई एक फैशनेबल इलाके में आ गई। 1-2 जगह रुककर इन लोगों ने पता वगैरह भी पूछा। आखिर एक जगह गाड़ी रुक गई। ये एक छोटी सी सड़क थी। कहीं कहीं कोठियों के आगे कमकमे जल रहे थे। किसी जानिब से एक हेवला भागता हुआ आया और गाड़ी की खिड़की में झुककर बातें करने लगा। गाड़ी के दरवाजे खुले, 2 और हेवले बाहर निकले और तीसरे हेवले के साथ मिलकर एक जानिब चल दिए। वो तीनों एक इमारत के सामने खड़े हुए। इमारत से एक चौथा हेवला नमूदार हुआ। वो शायद चौकीदार था। चारों करीब करीब खड़े थे और दूर से एक ही चीज़ मालूम हो रहे थे। फिर मैंने देखा कि इनमें हरकत पैदा हुई। अब वो सिर्फ 3 थे। चौकीदार को उन्होंने बेहोश या शायद कत्ल कर दिया था। अब मजीद इंतज़ार ठीक नहीं था। मैंने जीप की बत्तियां जलाईं, इंजन स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते में जीप बूटा सिंह और उसके साथियों के सर पर पहुंच चुकी थी। फिर रात के सन्नाटे में ब्रेक चिरचिराए। राइफल बरदार सिपाही तैयार थे। इन्हें मालूम था कि बूटा सिंह कितना खतरनाक मुजरिम है। उन्होंने कोई वार्निंग दिए बगैर इन पर पहले राउंड फायर किए। जीप की रोशनियां सीधी इन पर पड़ रही थीं। 2 आदमी की टांगों पर गोलियां लगी और वो जमीन बोस हो गए, लेकिन तीसरा आदमी इनमें मौजूद नहीं था। कोठी का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था और बूटा सिंह बड़ी फुर्ती से कोठी में दाखिल हो गया था। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर छलांग लगाई और उसके पीछे लपका। फायरिंग की आवाज़ से कोठी के मकीन जाग उठे थे। खिड़कियां रोशन हो रही थीं और कोठी के अकब में एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। मैं तेजी से बरामदे में आया।
एक अधेड़ उम्र औरत और नौजवान लड़की चीखती हुई एक कमरे से निकली। लड़की शबखाबी के लिबास में थी और उसके तराशीदा बाल कंधों पर छू रहे थे। मैंने बूढ़ी औरत से कहा, घबराए नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ। वो देहातन लड़की और उसका बच्चा कहाँ है? बूढ़ी औरत हैरान नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। लड़की ने घबराए हुए लहजे में कहा, वो ऊपरी मंजिल पर सीढ़ियों के साथ वाले कमरे में हैं। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बार, दो बार, कोई जवाब नहीं आया और तब दरवाजे के पीछे से शीशा टूटने की आवाज आई। यूं लगा जैसे किसी ने कमरे की अकबी खिड़की तोड़ दी है। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। सन्नू और बच्चे की जिंदगी खतरे में थी। बूटा सिंह पिछली जानिब से खिड़की तक पहुंच चुका था। उसका एक सबूत कुत्ते के भौंकने की मुसलसल आवाज भी थी। यह आवाज कोठी के अकब से आ रही थी। दाएं जानिब छत पर जाने वाली सीढ़ियां नजर आ रही थीं। मैं तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपका। इस वक्त तक एक के बाद तीसरे 2 धमाके सुनाई दिए। कमरे के अंदर से तेज निस्वानी चीखें बुलंद हुईं और मेरे कदम बेजान हो गए। मुझे यूं लगा जैसे कहानी खत्म हो गई है। जो सबसे पहला ख्याल मेरे जहन में आया वो यही था कि मैंने बूटा सिंह को आज़ाद रखकर गलती की थी। शायद इस गलती की सज़ा मुझे 2 लाशों की सूरत में मिलने वाली थी। मैं सीढ़ियां फलांगता हुआ छत पर पहुंचा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। अगबी जानिब की मुंडेर पर पहुंचकर मैंने नीचे झांका। दूसरी मंजिल की एक खिड़की के पट खुले हुए थे। एक पट का टूटा हुआ शीशा साफ नजर आ रहा था। खिड़की के करीब से पानी का एक पाइप नीचे तक जाता था। मैंने पाइप पर निगाह दौड़ाई। वो बिल्कुल खाली था। कोठी का कुत्ता अब अगबी दीवार के पास भौंक रहा था। मैं सीढ़ियां उतरता हुआ तेजी से नीचे आया। मुमकिन था बूटा सिंह अभी कोठी में ही हो। जो ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, किसी ने अचानक बत्ती रोशन कर दी। मैंने देखा स्विच बोर्ड के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। इसने स्लीपिंग गाउन पहन रखा था और हाथों में बंदूक थी। इजी इंस्पेक्टर, इजी, वो मुस्कुराता हुआ बोला। मुजरिम अब काफी दूर निकल गया होगा। इस लम्हे मैंने शहर में अपने सब इंस्पेक्टर की आवाज़ सुनी। वो किसी को जीप स्टार्ट करने का कह रहा था। फिर जीप स्टार्ट होने की आवाज़ आई। इसके ब्रेक चिरचिराए और वो तेजी से बाहर निकल गई। मैं समझ गया कि सब इंस्पेक्टर ने बूटा सिंह को फरार होते देख लिया है और अब वो इसके पीछे गया है। इस वक्त मैंने गौर से अपने सामने देखा और तब मेरी नज़र इस लड़की पर पड़ी। एक लम्हे के लिए मेरी निगाहें उसके चेहरे पर जमकर रह गईं। वो दुबली पतली लंबे कद वाली एक पुरकशिश लड़की थी। उसने एक छोटे से बच्चे को कंधे से लगा रखा था। उसके लंबे स्याह बाल कमर से नीचे तक पहुंच रहे थे। वो कुछ डरी डरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं समझ गया कि यही सन्नू है। चंद लम्हों के लिए हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर बूढ़े की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा मेरे चौकीदार को देखें, कहीं उन लोगों ने उसे कोई नुकसान न पहुंचाया हो। तब मुझे चौकीदार का ख्याल आया और मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। बूढ़ी औरत और कटे हुए बालों वाली लड़की सीढ़ियों के पास खड़ी थीं। उनके चेहरों पर भी सरासीमगी नजर आ रही थी। लड़की ने अपने ढीले ढाले गिरेबान पर दोनों हाथ रखे हुए थे। मैं इनके करीब से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। गेट के पास अब काफी लोग नजर आ रहे थे। फायरिंग और चीखों पुकार की आवाजें सुनकर इलाके के मकीन जाग उठे थे। मैं मजमे के करीब गया। लोग मुझे देखकर पीछे हट गए। पठान चौकीदार सड़क पर पड़ा था और अभी जिंदा था। उसके सर पर गहरा जख्म आया था। मेरी हिदायत पर इसे फौरन अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम किया गया। बूटा सिंह का एक जख्मी साथी तो फरार हो गया था, लेकिन दूसरे को चौकीदार के साथ ही अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान बूढ़ा भी बाहर आ गया और महल्लेदारों के सवालों के जवाब देने लगा। इसकी बातों से पता चला कि वो फायरिंग की आवाज़ सुनकर जाग गया था। इसकी ख्वाबगाह इस कमरे से थोड़ी ही दूर थी जहां सन्नू बच्चे के साथ सोई हुई थी। उसने अगबी खिड़की खोली तो एक साया सा पाइप पर रेंगता नजर आया। फिर वो खिड़की तक पहुंचा और उसने खिड़की तोड़ दी। इस दौरान बूढ़ा अपनी बंदूक सीधी कर चुका था, लेकिन इसके फायर करने से पहले ही साया पाइप छोड़कर जमीन पर कूद गया। तब बूढ़े ने 2 फायर किए, लेकिन भागते हुए मुजरिम को कोई गोली नहीं लगी। कुत्ते ने मुजरिम का पीछा किया, लेकिन वो बड़ी फुर्ती से दीवार फांदकर फरार हो गया। पूरे मोहल्ले के लोग फायरिंग की हकीकत दरियाफ्त करने के लिए आ रहे थे। इस दौरान हमारी जीप भी वापस आ गई। सब इंस्पेक्टर का लटका हुआ चेहरा देखकर मैं समझ गया कि सुर्ख फोक्सवैगन बच निकलने में कामयाब हो गई है। यह हंगामा करीबन 1 घंटे जारी रहा। बिलाखिर बूढ़ा महल्लेदारों से फारिग होकर मुझे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले आया।
कोठी की तरह ड्राइंग रूम भी अमीराना ठाट बाट का था। मैंने बूढ़े से अपना तारुफ कराया। वो अपने सफ़ेद लेकिन घने बालों में उंगलियां फेरता रहा और सुनता रहा। फिर उसने मुझे तफसील से बताया कि किस तरह ये देहाती लड़की उसे अस्पताल में मिली थी और वो इसे घर ले आया था। बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि बीवी की मौत के बाद वो तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा है। इसके 2 लड़के थे जो बैरून मुल्क आबाद हो चुके थे। बूढ़ी औरत के बारे में उसने बताया कि वो इसकी बहन है जो अपनी बच्ची के साथ इनके यहाँ रहने के लिए आई हुई है। इस दौरान इलाका इंचार्ज इंस्पेक्टर दाऊद भी वहाँ आ गया। वो बूढ़े से काफ़ी मरूब दिखाई देता था। मैंने इस केस के बारे में इन्हें ज़रूरी बातें बताईं। इस दौरान बूढ़ा किसी काम से उठकर बाहर गया तो इंस्पेक्टर दाऊद ने मुझसे कहा, नवाज साहब, मेरा अंदाज़ा है कि सेठ साहब लड़की को आपके साथ रवाना नहीं करेंगे। वो किस लिए? मैंने पूछा। इंस्पेक्टर दाऊद हंसते हुए बोला, भाई साहब, आप सेठ नजीब के मुतालिक नहीं जानते। बड़ा मुंडी बंदा है। जिस बात पर अड़ गया बस अड़ गया। कुछ रंगीन मिजाज भी है। मेरा तो ख्याल है कि वो लड़की पर रीझ गया है। इतने में बूढ़े के कदमों की आवाज़ आई और इंस्पेक्टर खामोश हो गया। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने बूढ़े से कहा, नजीब साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक निहायत उलझा हुआ केस है। मुखालिफ पार्टी लड़की पर बच्चे के अगवा और चोरी का इल्ज़ाम भी लगा रही है। मैं चाहता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर, बूढ़े ने मेरी बात काटते हुए कहा, इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने लड़की को पनाह दी है। अगर वो अपनी मर्जी से जाना चाहती है तो चली जाए, लेकिन अगर वो यहाँ रुकना चाहती है तो फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई इसे यहाँ से ले जा नहीं सकता। देखिए, मैं कानून की बात कर रहा हूँ सेठ साहब। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी गैर कानूनी बात नहीं कर रहा। लड़की ने कोई डाका नहीं डाला, किसी को कत्ल नहीं किया। इस पर चोरी और अगवा का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस हकीकत से आप भी वाकिफ़ हैं। मैं लड़की आपके सामने ले आता हूँ। इसकी बात सुनिए। अगर वो आपके साथ जाने पर तैयार है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। बूढ़े ने घंटी बजाई। एक मुअद्दब मुलाजिम हाथ बांधे अंदर दाखिल हुआ। लड़की को भेजो, बूढ़े ने हुक्म दिया। चंद लम्हे खामोशी रही। इस दौरान बूढ़ा अपनी ऐनक के शीशे साफ करता रहा। फिर पर्दा हिला और वही लड़की हौले हौले कदम उठाती अंदर दाखिल हुई। बच्चा बदस्तूर उसके कंधे से लगा हुआ था। लड़की के एक हाथ में दूध की बोतल थी। बूढ़े ने कहा और वो इसके करीब सोफे पर बैठ गई। मैंने इसे पहली बार मुखातिब किया, सरनू, मुझे तुम्हारी सारी कहानी मालूम है। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम घर छोड़कर क्यों आई हो? सन्नू ने अपनी लंबी पलकें उठाई। उसकी नज़रें मेरी वर्दी पर पड़ी। फिर उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब तरह की तपिश थी। हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा उसके सर पर था। शफाफ रुखसारों पर हल्का हल्का गुलाबी अक्स पड़ रहा था। उसके लब हिले। फिर एक मुतरन्नम लेकिन बेबाक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, वीर रघु इस बच्ची की जान का दुश्मन है। वो इसे मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है वो इसे? मैंने आगे झुककर पूछा। मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो अपना सर परेशानी में दाएं बाएं हिलाती हुई बोली, वो इसे मार देगा, जान से मार देगा। मैं सब जानती हूँ। मैंने कहा, देखो लड़की, तुम सब जानती हो, लेकिन जब तक तुम बताओगी नहीं हम कैसे फैसला करेंगे? सेठ नजीब ने कहा। हाँ हाँ, बता दो सन्नू, जो बातें मुझे बताई हैं इनको भी बता दो। सन्नू ने नाक में आने वाले पानी को सूं सूं की आवाज़ से ऊपर खींचा। फिर दुपट्टे से आंखें पोंछी। थानेदार साहब, पिछले कई महीनों से रघु इसके इर्द गिर्द मंडला रहा है और मैं साई की तरह इसके साथ लगी हुई हूँ। वो बड़ी जालिम नज़रों से बच्चे को घूरता रहता है। मैंने बड़े बुरे बुरे ख्वाब देखे हैं थानेदार साहब। इस घर में इस मासूम जान का कोई रखवाला नहीं। रघु मौका मिलते ही इसको जहर देगा या गला घूट डालेगा। मैंने अपनी आंखों से इसके पास नीले तोते की डलियां देखी हैं। वो डलियां इस मासूम के लिए हैं। बूढ़े ने कहा। वो रात वाला वाकया भी इंस्पेक्टर को बता दो। बूढ़े की बात पर सन्नू ने झुरझुरी ली और आंखों पर हाथ रख लिए। यूं लगता था जैसे इसे इस जिक्र से सदमा पहुंचा हो। थोड़ी देर बाद आंखों से हाथ हटाकर बोली, चंद्र, उस पहले की बात है, रात के वक्त मेरी आंख खुल गई। मैंने लालटेन की मध्यम रोशनी में देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और रघु मेरी चारपाई के पास खड़ा है। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें बच्चे पर लगी हुई थीं। उसका चेहरा बड़ा खौफनाक नजर आ रहा था। इसके हाथों में कोई चमकदार चीज़ थी, शायद छुरी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी।
रघु बगैर कुछ कहे उल्टे पांव बाहर निकल गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने समझा कि शायद मैंने ख्वाब देखा था, लेकिन फिर इसने मुझे खुद बताया कि वो बच्चे की आवाज़ सुनकर कमरे में आया था। मैं समझ गई कि वो बहाना बना रहा है। मैंने सन्नू से कहा, देखो बीबी, तुम्हारे दिल में अब डर बैठ गया है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तुम अपनी माँ के पास अपने घर चलो। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ कि लक्ष्मण और रघु को सज़ा ज़रूर मिलेगी। इन पर यह इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि उन्होंने एक मफरूर मुजरिम को पनाह दी है। अगर बाकी के इल्ज़ामात साबित हो गए तो इनकी सज़ा भी इन्हें भुगतना पड़ेगी। जहाँ तक बच्चे की हिफाजत का सवाल है, इस बारे में बेफिक्र हो जाओ, ये अब पुलिस की जिम्मेदारी है। सन्नू ने एक नज़र बूढ़े की तरफ देखा, फिर बच्चे को सीने के साथ चिमटाकर फैसलाकुन लहजे में बोली, थानेदार साहब, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। इस चार दीवारी से बाहर मुझे और इस बच्चे को खतरा है। मैंने देखा बूढ़े के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने गुस्से से कहा, लड़की, ये तुम्हारी पसंद या नापसंद का सवाल नहीं। तुम पर इल्ज़ाम है कि तुम इस बच्चे को अगवा करके लाई हो। ये बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं लगता। बूढ़ा अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, इंस्पेक्टर, ये बच्चा इस वक्त किसी का कुछ नहीं लगता। जब तक ये फैसला ना हो कि ये किसके पास और कहाँ ज़्यादा महफूज है, इस वक्त तक ये यहीं रहेगा। मैंने बूढ़े को नज़रअंदाज करते हुए सन्नू से पूछा, बीबी, जब तक कोई वजह ना हो कोई शख्स किसी को कत्ल नहीं करता। रघु के पास क्या वजह है? तुम्हारी बेवकूफ़ी की इंतहा यह है कि तुम शादी से एक रोज़ कबल बच्चे को लेकर घर से फरार हो गईं। तुमने अपने मुंह वाले भाइयों की इज्जत खाक में मिला दी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रघु या लक्ष्मण इस बच्चे को मारना चाहते थे? मुझे कुछ पता नहीं। मुझे कुछ पता नहीं। सन्नू ने एक बार फिर सर दाएं बाएं घुमाया। ऐसे में इसके बालों की तवील लटें चेहरे पर बिखर गईं। बच्चे के गिर्द इसके हाथों ने मजबूत हल्का बना रखा था। मैंने जानबूझकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे ताकि वो शायद कोई और बात बताए, लेकिन उसने मजीद कुछ नहीं कहा। बूढ़ा खंकारता हुआ बोला, इंस्पेक्टर, तुम्हारे ख्याल में सन्नू का खौफ सिर्फ वहम है? अगर ये वहम भी है तो तुम्हें ये वहम दूर करना होगा। सन्नू को यहाँ से ले जाने की सिर्फ दो सूरतें हैं, या तो बच्चे के दुश्मनों का खोज लगाओ या ये वहम दूर कर दो। साबित करो कि रघु बच्चे का दुश्मन नहीं। फिर उसने मुझे सर से पांव तक घूरा और बोला, और मेरा ख्याल है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे। सन्नू की राय तुमने दरियाफ्त कर ली है। अगर मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है सेठ साहब, मैंने उठते हुए कहा, बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं तुम्हें खुशामदीद कहूँगा, लेकिन सन्नू का मामला लेकर मेरे पास मत आना। मैं इसे परेशान करने की इजाज़त नहीं दूंगा। बूढ़े का लहजा और उसका रवैया हद तक आमेज था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खामोश रहा। लाहौर से वापसी पर मैंने 3 गिरफ्तारियां की। लक्ष्मण और उसके भाई रघु को गिरफ्तार कर लिया। इनके अलावा इस हिंदू वकील को भी गिरफ्तार कर लिया जिसने बूटा सिंह को पनाह दी थी। बूटा सिंह गायब हो चुका था। इसका जख्मी साथी अस्पताल में 3 दिन तक बेहोश होने के बाद दम तोड़ गया था। बूटा सिंह के फरार का सारा मामला एसपी साहब के इल्म में था। इन्हें मालूम था कि मैंने जानबूझकर बूटे को गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए कि मैं इसके ज़रिए सन्नू तक पहुंचना चाहता हूं। बहरहाल ऐसे कामों में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मैंने रिस्क लिया था और इसमें मुझे नुकसान हुआ था। डीआईजी तक इस बात से आगाह थे। आला अफसरान के सामने तलबी हुई। एक बार तो मुझे मौतली का खदशा पैदा हो गया। मेरे चंद पुराने साथी दरपर्दा मेरी मुखालफत कर रहे थे, यहाँ तक कि मुझ पर बूटा सिंह की मदद का इल्ज़ाम तक लगाया गया। ये बात कहने का मौका इन लोगों को यूं भी मिला कि 3-4 साल कबल भी बूटा सिंह एक पुलिस मुकाबले में मेरे हाथों से निकल गया था। बाद अज़ां मैंने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन वो फिर जेल तोड़कर फरार हो गया। बहरहाल आला अफसरान ने तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेरे खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। मैंने रघु और लक्ष्मण सिंह से पूछताछ शुरू की। बहरहाल उन्होंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जिसकी मुझे तवक्को थी। उन्होंने कहा कि सन्नू की गुमशुदगी ने उन्हें सख्त परेशान कर रखा था। वो हर सूरत में उसे ढूंढना चाहते थे। इस दौरान किसी ने उन्हें बूटा सिंह के मुतालिक बताया कि ये शख्स पैसे लेकर ऐसे काम करता है। उन्होंने उससे राब्ता कायम किया। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वो जेल से भागा हुआ डाकू है। जाहिर है रघु और लक्ष्मण का सारा खानदान झूठा था। वो बूटा सिंह की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने इसे लड़की और बच्चे के कत्ल पर मामूर किया था। अब इस कत्ल की 2 वजूहात हो सकती थी, या तो वो सन्नू को घर से भागने की सज़ा देना चाहते थे या वही बच्चे वाला मामला था।
रघु बाइसरार कह रहा था कि बच्चे से इसकी कोई दुश्मनी नहीं, ये सन्नू का वहम है। मैंने दोनों भाइयों का 8 रोज का रिमांड ले रखा था। इस दौरान इनसे हर तरह पूछगछ की गई, लेकिन कुछ और मालूम न हो सका। मैंने एसपी साहब को बराह रास्त रिपोर्ट देनी थी। मैंने इन्हें टेलीफोन पर बताया कि अपने तौर पर मैंने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि लक्ष्मण या रघु इस बच्चे को कत्ल करने का इरादा रखते थे। मैंने एसपी साहब से ये भी कहा कि लड़की और बच्चे को सेठ नजीब ने ज़बरदस्ती अपने पास रखा हुआ है और कानूनी कार्रवाई में रुकावट डाल रहा है। वो लड़की से पूछगछ की इजाज़त नहीं दे रहा। मैंने एसपी साहब को आगाह किया कि मैं इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इरादा रखता हूँ। एसपी साहब ने कहा, अभी ठहर जाओ, मैं ऊपर बात कर लूँ। हो सकता है कि सेठ नजीब ने किसी आला अफसर को हाथ में लेने की कोशिश की हो। तकरीबन 1 घंटे बाद एसपी साहब का फ़ोन आया। इनकी आवाज़ लरस रही थी। उन्होंने कहा, आईजी साहब इस बात पर सख्त नाराज़ हैं कि पुलिस सेठ नजीब को तंग कर रही है। सेठ नजीब के साथ इनके गहरे मरासिम हैं। अब इस कोठी पर तुम्हारी या तुम्हारे अमले का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा आईजी साहब ने हुक्म दिया है कि लड़की और बच्चे के दुश्मनों का सुराग लगाया जाए और इन्हें जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आईजी साहब तुमसे सख्त नाराज़ हैं। इनका कहना है कि मुतल्लिका इंस्पेक्टर इस केस में मुस्तैदी का सबूत नहीं दे रहा। फ़ोन बंद करने से पहले एसपी साहब ने कहा, नवाज़ खान, आर्डर बहुत सख्त हैं। तमाम गिरफ्तार शुदा मुल्ज़िमान का रिमांड लो और उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करो। इसी में हम सबकी बेहतरी है। बूटा सिंह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, इसकी गिरफ्तारी के लिए एक छापामार टीम तरतीब दी जा रही है। अगर इसके बारे में तुम्हें कोई मालूमात मिलें तो फ़ौरन मुझे आगाह करो। एसपी साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। इनके खुश्क लहजे की तलखी में साफ तौर पर महसूस कर रहा था। अभी मैंने रिसीवर रखा ही था कि मुखबिर हसनदीन अंदर दाखिल हुआ। वह हरमीत के बारे में खबरें देता रहता था। हरमीत पर चूँकि सन्नू के अगवा का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ था, इसलिए मैंने शख्सी ज़मानत पर इसे छोड़ दिया था। हसनदीन ने बताया कि हरमीत के बारे में एक नहायत अहम इत्तला है। इसे एक शख्स ने लाहौर में देखा था। वो अजीब हुलिये में नजर आ रहा था। पैंट कमीज की जगह उसने धोती कुर्ता पहन रखा था और हाथ में दराती थी। मैं हंसने की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, जनाब, पहले मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन इत्तला देने वाला आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने हंसने से पूछा कि इस वक्त हरमीत कहाँ है? उसने बताया कि घर में है, आज ही आया है। पिछले 3-4 रोज से वो घर में नहीं था। मैंने इसी वक्त 2 सिपाहियों को भेजा। वो थोड़ी देर बाद हरमीत को ले आए। हसनदीन जा चुका था। मैंने हरमीत को बैठने को कहा। वो घबराया हुआ नजर आ रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने अचानक इससे हसनदीन वाली बात पूछी तो वो गड़बड़ा कर रह गया। इससे पहले कि इसके मुंह से झूठ निकल जाता, मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा, सन्नू से मुलाकात हुई कि नहीं? वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा, फिर जरा संभल कर बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं सन्नू से ही मिलने गया था। इस मुलाकात के लिए मैंने बड़े पापड़ बेले हैं। मैं 5-6 रोज इसकी कोठी के चक्कर लगाता रहा हूँ, लेकिन कोठी वालों ने बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा है। 5-6 मुसल्लह आदमी हर वक्त इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। कोई 3-4 रोज पहले मैंने कोठी के मालिक को देखा। वो मेरा जानने वाला निकला। मैंने इससे अपना मसला बयान किया। मैंने कहा कि वो मुझे अपना साथी बनाकर कोठी में ले जाए। बड़ी मुश्किल से वो राजी हो गया। मैं मुसलसल 2 दिन उसके साथ कोठी जाता रहा, लेकिन सन्नू से मुलाकात नहीं हो सकी। सिर्फ एक दफ़ा इसकी झलक नजर आई। वो ऊपर बालकोनी में खड़ी थी। पता नहीं उसने मुझे देखा भी या नहीं। हरमीत इतना कहकर चुप हो गया। मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने ये काम किया है। बस इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई। मैं अपना कसूर तस्लीम करता हूँ। मुझे इस तरह वहाँ नहीं जाना चाहिए था। नहीं, तुम्हें जाना चाहिए था, मैंने मुस्कुराकर कहा। जी? मैं समझा नहीं। वो हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, हरमीत, तुमने अच्छा किया जो सन्नू तक पहुंचने की कोशिश की। मैं चाहता हूं कि तुम ये कोशिश जारी रखो। कम से कम एक दफ़ा इससे मुलाकात ज़रूर करो। मेरा ख्याल है कि वो बूढ़ा उस पर बुरी नज़र रखता है। वो नासमझ लड़की उसके जाल में फंसती जा रही है। बूढ़ा ने उसे बुरी तरह मरूब कर रखा है। तुम इसके बहुत करीब रहे हो। यकीनन वो तुम्हारी बात का असर लेगी। इसे समझाने की कोशिश करो कि वो बूढ़े की तरफदारी छोड़ दे। रघु और लक्ष्मण की तरफ से उसे कोई खतरा नहीं। अगर है भी तो अब वो पुलिस की हिरासत में हैं और जल्द ही नहीं छूटेंगे। बूटा सिंह,
भी एक आध दिन में पकड़ा जाएगा। इसे बताओ कि पूरा उसके साथ क्या चक्कर चला रहा है। मैंने हरमीत के दिल की बातें कही थीं। उसका चेहरा खिल उठा। मैं उसके दिली एहसास समझ रहा था। यकीनन उसने बड़ी कुर्बानी दी थी। जब सन्नू की शादी तय हो गई तो उसने अपना रास्ता अलग कर लिया था, अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। लेकिन अब वो शादी खत्म हो चुकी थी और सन्नू एक दौलतमंद बूढ़े की हरीस निगाहों का निशाना बनने वाली थी। हरमीत की बरसों पुरानी मोहब्बत फिर जाग उठी थी। उसका बेचैन होना कुदरती बात थी। मैं जानता था उसकी यही बेचैनी उसे सेठ नजीब की कोठी पर ले गई थी। 2 रोज हरमीत घर से गायब रहा। तीसरे रोज वो वापस आया, लेकिन थाने नहीं पहुंचा। मुखबिर हसनदीन ने बताया कि वो घर आया हुआ है। मैंने सिपाही के हाथ इसे बुला भेजा। वो थाने पहुंचा तो उसकी मायूस सूरत देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि शायद सन्नू से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन यह अंदाजा गलत साबित हुआ। हरमीत ने बताया कि आज सन्नू से इसकी बात हो गई थी। वो बच्चे को लिए कोठी के लॉन में आई तो उसने हरमीत को देख लिया। पहले तो वह हैरान रह गई, फिर मुंह फेर कर बच्चे को खिलाने लगी। हरमीत घास काटता काटता उसके करीब पहुंच गया। वो उठकर पाई बाग में चली गई। हरमीत भी उसके पीछे गया। वहां दोनों की बातें हुई। हरमीत ने पूछा कि वो अमृतसर वापस क्यों नहीं आती। उसने सवाल का जवाब देने के बजाय बेरुखी से कहा कि वो फिर कभी यहाँ नहीं आएगी। हरमीत ने कहा कि वो इसे कमजोर समझती है, इसलिए एक बूढ़े का बाहों का सहारा ले रही है। उसने कहा कि वो इसकी हिफाजत कर सकता है। सन्नू ने कहा कि वो कुछ सुनना नहीं चाहती, वो यहाँ खुश है और अपनी मर्जी से रह रही है। इस पर हरमीत को गुस्सा आ गया और उसने सन्नू से कहा कि घर वालों की इज्जत तो तुम खराब कर ही चुकी हो, अब मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। इस पर सन्नू हाथ जोड़ने लगी। उसने कहा कि अगर वो इससे सच्ची मोहब्बत करता है तो यहाँ से चला जाए और फिर कभी यहाँ ना आए। इतना कहकर वो आंसू बहाती हुई अंदर चली गई। हरमीत सख्त गमगीन नजर आ रहा था। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, लगता है वो अपने आप में नहीं, इसे बच्चे की फिक्र ने हलकान कर रखा है। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। लगता है कि उसके दिल में बैठ गया है, बूढ़े से बेहतर उसकी हिफाजत कोई नहीं कर सकता, पुलिस भी नहीं। हरमीत का अंदाजा काफी हद तक दुरुस्त था। बल्कि मेरा तो ख्याल ये था कि अगर बूढ़ा इसे शादी का भी कहता तो वो तैयार हो जाती। इसे बूढ़े की मुस्तकिल पनाह चाहिए थी, चाहे कैसे भी मिलती। लेकिन मैंने ये बात हरमीत से नहीं कही। वो पहले ही बहुत अफसरदा नजर आ रहा था। हिंदू वकील से कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकी। लक्ष्मण और रघु का रिमांड खत्म हो चुका था, लेकिन ऊपर से इन दोनों के बारे में बड़े सख्त अहकामात आए थे। इनका मजीद रिमांड लेना था। अगले रोज मैं इन्हें लेकर कचहरी पहुंचा। 2 हेड कांस्टेबल मेरे साथ थे। कचहरी पहुंचकर हम तांगे से उतरे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दोनों भाई तकरीबन हमशक्ल थे। इत्तेफाकन मारपीट के दौरान दोनों को चोटें भी एक ही टांग पर लगीं। दोनों जरा लंगड़ा कर चल रहे थे। रघु के मुकाबले में लक्ष्मण सिंह का ज्यादा बुरा हाल था। लक्ष्मण सिंह पर मुझे कभी कभी तरस भी आता था। मेरा ख्याल था कि वो जाती तौर पर सीधा साधा ताजिर है, लेकिन छोटे भाई रघु ने उसे भी अपने रंग में रंग लिया था। एक जगह रुककर लक्ष्मण सिंह ने पानी मांगा। प्यास की वजह से उसके होंठ बिल्कुल खुश्क हो रहे थे। मैंने एक हेड कांस्टेबल को इशारा किया। वो लक्ष्मण की हथकड़ी दूसरे कांस्टेबल को पकड़ाकर पानी लेने गया। इतने में एक पुरानी सी कार धूल उड़ाती कचहरी के अहाते में दाखिल हुई। कार का अंदाज देखकर मैं ठिठका। मेरी छठी हिस्स मुझे खबरदार कर रही थी। कार एक झटके से खड़ी हुई और उसमें से 4 मुसल्लह आदमी उतरे। चारों के हाथों में असला था। इन्हें देखते ही मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला। करीब ही मुजरिमों को लाने वाली एक बड़ी लारी खड़ी थी। मैंने दोनों मुजरिमों को बाजुओं की पूरी कुव्वत से धक्का दिया। वो लारी की ओट में गिरे। कांस्टेबल भी साथ ही लुढ़कता चला गया। इसी वक्त तड़तड़ की खौफनाक आवाज आई। मैंने छलांग लगाई और खुद भी गाड़ी की ओट में हो गया। चारों अफराद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। गोलियां ठक ठक की आवाज से लारी की बॉडी और इर्द गिर्द के दरख्तों में पेवस्त हो रही थीं। मैंने अपने रिवॉल्वर से लगातार 5 फायर हमलावरों की तरफ किए। इनका फासला लारी से कोई 30 गज दूर था। अब वो दरख्तों की ओट में हो गए और पिस्तौलों और बंदूकों से मुसलसल फायर कर रहे थे। कचहरी के अहाते में गड़बड़ मच गई थी। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं और भागते हुए कदमों की वजह से गिर्द-ओ-गुबार फजा में बुलंद हो रहा था। इस वक्त मैंने सुना, मुजरिम रघु और लक्ष्मण का नाम लेकर पुकार रहे थे। अचानक मैंने महसूस किया कि रघु भाग उठा है। इसकी हथकड़ी हेड कांस्टेबल की पेटी से बंधी हुई थी। कांस्टेबल उसके साथ घसीटता चला गया।
मेरे रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली थी। मैंने रघु की टांग पर फायर किया। वो गोली खाकर घुटने के बल गिर पड़ा। अभी वो लारी की ओट में ही था। इस वक्त लक्ष्मण सिंह भी भाई की तकलीफ में भाग खड़ा हुआ। इसकी हथकड़ी की जंजीर कांस्टेबल के हाथ से छूट चुकी थी। मुझे मालूम था वो गलती कर रहा है। मैं मुजरिमों के तेवर देख चुका था। मैंने पुकार कर कहा, रुक जाओ लक्ष्मण, वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन उसने नहीं सुना। वो चंद कदम आगे गया होगा कि हमलावरों ने फायर किए और वो सीना पकड़कर जमीन बोस हो गया। ये सारा मंजर रघु की नजरों से ओझल था। वो अभी तक लारी के पीछे था और कांस्टेबल को घसीटने की कोशिश कर रहा था। हमलावर मैं की तरह गोलियां बरसा रहे थे। रघु जोर लगाकर काफी आगे चला गया, लेकिन कांस्टेबल अभी लारी की ओट में था। इससे पहले कि वो भी फायरिंग की जद में आता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी और रघु उछलकर जमीन पर गिरा। इसके जिस्म में 303 की लातादाद गोलियां दाखिल हो चुकी थीं। इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर दोबारा लोड कर लिया था। मुजरिम अभी गाड़ी में सवार ही हो रहे थे कि मैंने इन पर फायर किए। एक शख्स को गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। एक बार फिर गिरकर बादल फजा में बुलंद हुआ। कोई शख्स मेरे करीब से चीखा, टायरों पर फायर करो, लेकिन टायर तो कुछ गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। चंद लम्हे बाद मैदान साफ हो चुका था। रघु और लक्ष्मण दोनों दम तोड़ चुके थे। जख्मी हमलावर घास पर पड़ा करा रहा था। मैंने लक्ष्मण सिंह की तरफ देखा। उसके प्यासे होठ अब और भी खुश्क नजर आ रहे थे। वाह लक्ष्मण, मैंने दिल में कहा, अपनी तरफ से तो मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन मारने वाले का काम तुमने खुद आसान कर दिया। इस वक्त अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया, कहीं हमलावरों का रुख लाहौर की तरफ तो नहीं था। ऐन मुमकिन था कि वो सन्नू और बच्चे का किस्सा पाक करने का इरादा रखते हों। मैंने फौरन टेलीफोन पर लाहौर राब्ता कायम किया और मुतालिका एसएचओ इंस्पेक्टर दाऊद को सूरत हाल से आगाह किया। मैंने उसे बताया कि सेठ नजीब की कोठी पर हमले का खतरा है। जवाब में इंस्पेक्टर दाऊद ने ये इत्तला दी कि सेठ नजीब की कोठी पर हमला हो चुका है। उसने बताया कि अभी चंद मिनट पहले टेलीफोन पर सेठ नजीब ने इत्तला दी है कि कुछ मुसल्लह अफराद ने कोठी में दाखिल होने की कोशिश की। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में सेठ का एक आदमी शदीद जख्मी हुआ और उसका पालतू कुत्ता हलाक हो गया। शदीद मज़ाहमत की वजह से हमलावर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मैं हैरान रह गया। अमृतसर से लाहौर का फासला 35 मील से ज़ायद था। मुजरिमों को कचहरी से रवाना हुए ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट हुए थे। इन 20 मिनटों में लाहौर पहुंचकर कोठी पर हमला करना और फरार होना तकरीबन नामुमकिन था। फिर बात मेरी समझ में आई। यकीनन मुजरिमों ने 2 टोलियों की शक्ल में कार्रवाई की थी। सेठ की कोठी पर हमला करने वाली कोई दूसरी टोली थी। ये बड़े मुनज़्ज़म और मंसूबा साज किस्म के मुजरिम थे। लक्ष्मण और रघु के कत्ल के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई थी। अब तक पुलिस यही समझ रही थी कि रघु और लक्ष्मण मफरूर डाकू बूटा सिंह से काम ले रहे हैं और वह किराए के कातिल का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन अब यूं लगता था जैसे कोई चौथा शख्स इन तीनों से काम ले रहा था। कचहरी के अहाते में जिस तरह फायरिंग हुई थी, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि बूटा सिंह के साथियों का काम था। छोटा मोटा मुजरिम इस किस्म की कार्रवाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पहले तो मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि हमलावरों में बूटा सिंह नहीं था, मगर अब इंस्पेक्टर दाऊद की इत्तला के बाद ये सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी। गालिबन बूटा सिंह इस दूसरी टोली में था जिसने कोठी पर हमला किया था।